अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली आयशा गुललई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इमरान खान साहब पर संगीन इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगाए गए हैं, पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक अहम बात यह है कि ख़वातीन का किरदार कोई नहीं है, मार्जिनलाइज होती हैं, पार्टी मेल शावनिज़म बहुत ज़्यादा है। ये इल्ज़ाम सिर्फ आयशा गुललई नहीं लगा रही हैं, नाज बलोच साहिबा की तरफ से भी लगाया गया, मगर कुछ इल्ज़ामात आयशा गुललई की तरफ से पर्सनल नोयत के हैं, जिनका ताल्लुक खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर है। क्या कह रही थी? इस पार्टी में इज्जतदार जो खवातीन हैं उनकी इज्जतें असल में महफूज नहीं हैं। हमारी पार्टी में तो अखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि इमरान खान जो चेयरमैन है और उसके इर्द गिर्द जो उसके लोग हैं, उसकी वजह से किसी खातून की, किसी लड़की की इज्जत जो है वो महफूज नहीं है। सबकी इज्जतें जो है खतरे में। अगर 62-63 पे नाअहल नवाज शरीफ हो सकता है झूठ बोलने पे या करप्शन करने पे, तो अखलाकी जवाल जब आपका हो, आइन में ये भी लिखा हुआ है, उस पर भी फिर आपको जो है वो नाअहल होना चाहिए। बाहर जो है वो डंडे हमारे वर्कर्स खाते, इनको कहते हैं कि ये छोटे वर्कर्स हैं, ये अदना वर्कर्स हैं, ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, इनके पास जहाज नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, इनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, लेकिन इस तरह उनकी तजलील मत करे। चेयरमैन पीटीआई अपने आप को पठान कहते हैं, मेरे ख्याल से वो पठान नहीं है, वो 2 नंबर पठान है, और वो ही इज अ कैरेक्टरलेस पर्सन। मैं नहीं समझती कि एक ऐसा शख्स लीडर बन सकता है इस मुल्क का। अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है जो इस किस्म का कैरेक्टरलेस आदमी होगा। अभी बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं जिसे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा अब से थोड़ी देर पहले आयशा गुललई ने यह भी कहा कि पैगामात आते थे मुझे अक्टूबर 2013 में इमरान खान साहब की तरफ से टेक्स्ट मैसेजेस आए, ब्लैकबेरी BBM मैसेजेस आए, और मैं बता भी नहीं सकती कि उसमें किस किस्म का टेक्स्ट था। शीरी मज़ारी साहिबा आज इस हवाले से मीडिया के सामने आई, उन्होंने भी बात की। अभी तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है कि आयशा गुललई को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक मंसूबे के तहत वो इस्तेमाल हो रही हैं। शीरी मज़ारी ने क्या कहा वो जरा सुनिए। उनका और वजूहात होंगी, उनको और टेम्पटेशंस होंगी जिस वजह से वो PMLN में चली गई या जा रही हैं या चली गई हैं, लेकिन गलत तंज कसना PTI की लीडरशिप पे, वो हमारी औरतों की तौहीन कर रही हैं। आज आयशा गुलाले ने जितनी PTI में औरतें हैं उनको बेइज्जत किया है, उनकी तौहीन की है, क्योंकि हम क्या वो समझती हैं कि अगर हमारी इज्जत नहीं होगी हम बैठे रहेंगे इस पार्टी में? हमारी इज्जत है, हमें लीडरशिप रोल मिला है, इस वजह से हम इस पार्टी में हैं। हमारे पास कमी नहीं है, बहुत सी सियासी पार्टीज हैं, लेकिन जितनी लीडरशिप रोल और जितनी इज्जत हमें PTI से मिली है, खासकर इमरान खान से, हमें और किसी पार्टी में वो नजर नहीं आती। शीरी मज़ारी साहिबा ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद भी किया और यह भी कहा कि इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ, इन्वेस्टिगेट क्या करना, हमें पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको साफ कह रही हूँ, लीडरशिप रोल दिया है औरतों को और औरतों की इज्जत और रिस्पेक्ट की है PTI ने, तो अब इनमें कोई ऐसी एलिगेशन इन्वेस्टिगेट करने की है ही नहीं, तो करेंगे क्या? इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए? इंक्वायरी होने की 2 वजूहात हैं। एक वो जिसका ज़ाहिर है इमरान खान साहब से ताल्लुक़ है, एक आयशा गुललई से ताल्लुक़ है। इंक्वायरी इसलिए होनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे माशरे में, और जहाँ से आयशा गुललई साहब का ताल्लुक़ है, एक पख्तून फैमिली से होते हुए, वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ होते हुए वो आई हैं, और ये सारी की सारी अगर बातें कर रही हैं तो इस बात को सिर्फ ये कह देना कि वो इस्तेमाल हो रही हैं, ये बात दुरुस्त नहीं। हैरेसमेंट के चार्जेस हैं, पार्टी लीडरशिप पर हैं, तो तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि कोई कल को उठ के ऐसे ही एक पॉपुलर सियासतदान के खिलाफ बात ना कह रहा हो और वो मीडिया की हेडलाइंस ना बन जाए दोबारा से, इसलिए भी इसकी तहकीकात होना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब पर अगर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं आयशा गुललई साहिबा ने, तो उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। तो तहकीकात हर लिहाज से लाजमी है। एक औरत अगर ये कह रही है इस माशरे में कि उसको हैरेस किया गया, हैरेसमेंट होती थी, तो भी लाजमी है। और अगर इल्ज़ाम एक सियासी पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर पर झूठा है, जैसा कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान कह रहे हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, उस सूरत में भी तहकीकात होनी चाहिए। तो इल्ज़ाम लगा है, संगीन इल्ज़ाम है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्यों कह रही है कि तहकीकात होनी ही नहीं चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर मामले में तहकीकात का मुतालबा करती है। इल्ज़ाम लगाकर ये भी कहती है कि तहकीकात हों और जो सबूत हैं उनकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। इसके अलावा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिलचस्प सूरत हाल दिखाई दी, सहाफ़ियों से भी उलझी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। क्या हो रहा था? गलत है यार, पागल सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने खराब कर दी। आप प्लीज इस तरह मत हरकत किया, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने तबाह कर दिया। स्टूपिड थिंग टू डू।
डिफरेंस। हमारी कई विमेन नई नई सियासत में आई हैं, उनको जर्नलिस्ट से डील करने की तहजीब शायद नहीं पता। हम आहिस्ता आहिस्ता सिखा रहे हैं। हम माजरत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा, मगर पहली तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मसला तो ज़ाहिर है उनके ज़ाती किस्म के इल्ज़ामात की नोयत है। दूसरा मसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या ख़वातीन का जो किरदार है तो वो बहुत कम हो रहा है। आज उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया, उससे पहले नाज बलोच साहिबा कह चुकी हैं कि सारी की सारी जो डोमिनेंस है वो मर्दों की है, पार्टी में ख़वातीन का किरदार नहीं। वो क्या कह रही थी हमारे प्रोग्राम में? अब जो पिक्चर आ रही है ना पीटीआई की, वो आइडियोलॉजिकल पिक्चर नहीं है जिसके तहत मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी। तब वो था नजरिया नया पाकिस्तान, यूथ का पाकिस्तान, नौजवान का पाकिस्तान, खवातीन का पाकिस्तान, एम्पावर द वुमेन। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन में 14 लोगों के नाम है लिस्ट में, मुझे आप अभी निकाल के दिखा दें एक खातून उसके अंदर हो। वेयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन? तो जब मैं ये चीज़ें देखती रही, मैं काफ़ी हद तक मायूस थी। मेल शोविनिज्म की मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स की, जिसकी गवाही मैं कहती हूँ पूरे कराची की क़यादत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है हर कोई जानता है। आपने देखा, ये बात बार बार हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़वातीन का किरदार नहीं। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जो बड़ा बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी, फिर पीपल्स पार्टी चली गई, मलाइका रजा, उनकी तरफ से भी आज कहा गया कि ख़वातीन का पॉलिसी साजी में कोई किरदार नहीं। पॉलिसी साजी में ख़वातीन को जायज़ मकाम ना देने पर सबसे पहले मैंने एहतजाजन पार्टी छोड़ी। अब नाज बलोच हों, इसके अलावा आयशा गुललई हों, मलाइका रजा हों, उन सब की तरफ से एक ही ये तनकीद आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़वातीन का किरदार नहीं है। फौजिया कसूरी भी तहरीक इंसाफ के इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं, ये भी कहा गया उनकी तरफ से। तो ये तमाम इल्ज़ामात हैं और ज़ाहिर है इन सब की एक तो ये जो इम्प्रेशन है, ये तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन को, उनकी इनपुट को, उनका एक पोजीशन उनके पास हो, उसको अहम नहीं समझती। क्योंकि जैसा कि नाज बलोच ने कहा कि जो हालिया इंतखाबात हुए हैं उसमें जितने भी राइट लेफ्ट लोग हैं इमरान खान साहब के, जितने भी उन्होंने इलेक्ट कराए अपने साथ पैनल में, वो सारे के सारे मर्द हैं, उनमें से कोई खातून नहीं। और फिर दूसरा इल्ज़ाम जो ज़ाती नोयत का है इस हवाले से, इसके अलावा आयशा गुललई ने जो कुछ इल्ज़ामात लगाए वो ज़ाती नोयत के हैं, ज़ाती नोयत के हैं, और जो मज़ीद इल्ज़ामात लगाए वो करप्शन के हवाले से हैं। और करप्शन का ताल्लुक इमरान खान साहब की ज़ात से नहीं, करप्शन का ताल्लुक है परवेज़ खटक साहब की ज़ात से, और वो भी ये इल्ज़ाम लगाने वाली पहली शख्सियत नहीं है। ये इल्ज़ामात बारहा लगते रहे हैं। इमरान खान साहब खुद कहते रहे हैं कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े हैं, मगर परवेज़ खटक की तरफ से माइनिंग के जो सौदे हैं उनमें उनका कहना था कि ये इल्ज़ामात हैं। खान साहब खुद करप्शन के हवाले से क्या कहते रहे? करप्शन मैं इंशाल्लाह आपको खत्म करके दिखाऊंगा 90 दिनों के अंदर, ऊपर के लेवल की। असल में तो करप्शन ऊपर के लेवल की मुल्क को बर्बाद कर रही है, नीचे करप्शन जो है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। मतलब कहते रहे कि ख़त्म हो जाएगी, फिर ये दावा भी करते रहे कि 90 दिन में करप्शन हमने काबू पाया है, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर काबू पा लिया है। क्या कह रहे थे? मैं चैलेंज करता हूं कि सबसे सारे सूबों को चैलेंज करता हूं कि पख्तूनख्वा वो सूबा है जिधर सबसे हमने करप्शन के ऊपर पहली दफा काबू पाया है। इसी के साथ अब 4 साल दौर हो गया है और खान साहब की तरफ से ज़ाहिर एक एहतसाब कमीशन भी बनाया गया। ये भी कहा गया था कि अवामी नेशनल पार्टी ने भरपूर करप्शन की, ना तो आज तक अवामी नेशनल पार्टी की कोई करप्शन पकड़ी गई। खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी इत्तेहादी जमात है, जिससे 2 दिन पहले एक दफ़ा फिर इत्तेहाद टूट गया, शेरपाव साहब की पार्टी, कौमी वतन पार्टी, उसको जब इत्तेहाद खत्म हुआ तो खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि वो करप्शन करते थे। बाद में उनके खिलाफ करप्शन की क्या तहकीकात हुई वो भी नहीं पता। आज आयशा गुललई साहिबा की तरफ से कहा गया कि इमरान खान साहब नहीं देखते कि परवेज़ खटक साहब किस तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इल्ज़ाम तराशी की। गुज़िश्ता साल जून में तहरीक इंसाफ के 5 अरकान कौमी असम्बली, दावर कुंडी, अमीर मरवत, साजिद नवाज, जुनैद अकबर और ख्याल जमा अफरीदी ने परवेज़ खटक के खिलाफ चार्जशीट जारी की। खुद तहरीक इंसाफ के नेशनल असम्बली के मेंबर्स ने, अरकान कौमी असम्बली ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि परवेज़ खटक के बाइस सूबा तबाही की तरफ जा रहा है। सारे फंड्स नौशेरा, मर्दान और सवाबी में लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला मनसूबाबंदी के साथ इमरान खान को साइडलाइन कर रहे हैं, जबकि मुतादिद सूबाई वज़रा बदनुमानियों में बराबर के मुलव्विस हैं। इन अरकान असम्बली ने यह दावा किया कि अगर परवेज़ खटक वज़ीर आला रहे तो अगले 2 साल में पार्टी खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये पार्टी तबाह हो जाएगी केपी में। अगर सूबाई वज़ीर आला को चेंज ना किया गया
तो ये पार्टी तबाह हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इस पार्टी को ठीक किया जाए, और अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो 2 साल पार्टी तो वैसे भी फारिग हो जानी है फिर खेती में। ये तो खाना बदोश है, ये तो सियासी खाना बदोश है। मैंने 20 साल मेहनत ये नहीं इसलिए नहीं की थी कि चीफ मिनिस्टर परवेज खान के लिए मैंने मेरी मेहनत थी। ये तो आज हमारे साथ है, 2018 में हो सकता है ये किसी और झंडे के साथ हो, लेकिन मैं इसको ये हक नहीं देता कि मेरी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दे। मगर परवेज खट्टक के खिलाफ हुआ कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। सिर्फ यही नहीं, कुछ अर्सा कबल तहरीक इंसाफ ही के सूबाई वजीर मादनियात ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने भी परवेज खट्टक पर संगीन इल्जामात लगाए। ज़ियाउल्लाह अफरीदी वो शख्सियत हैं जिनके माजी में इमरान खान साहब बारहा तारीफें करते रहे हैं, उनके पार्टी में किरदार के हवाले से तारीफें करते रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये मुझ पे इल्ज़ाम है, मैं खुद पेश होकर आया हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये परवेज कमीशन है, ये एहतसाब कमीशन नहीं, ये इमरान कमीशन नहीं, ये परवेज कमीशन है। परवेज खट्टक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ज़ियाउल्लाह अफरीदी के खिलाफ हुई, पार्टी से भी निकाले गए। इन तमाम अरकान असेंबली की नाराजगी अब तक बरकरार है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लिया गया तो अपने ही बनाए हुए एहतसाब इदारे के खिलाफ लिया गया। जब एहतसाब कमीशन ने ज़ियाउल्लाह अफरीदी को गिरफ्तार किया तो उनकी तारीफें की गई, मगर जब एहतसाब कमीशन ने मुबैना तौर पर परवेज खट्टक के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने ही बनाए हुए एहतसाब एक्ट 2015 में तरमीम की कोशिश की, जिस पर 10 फरवरी 2016 को एहतसाब कमीशन के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद खान ने इस्तीफा दे दिया और बताया कि ज़ियाउल्लाह अफरीदी के खिलाफ केस में परवेज खट्टक के दफ्तर को गैर कानूनी इक़दाम के लिए इस्तेमाल किया गया। आपके इस्तीफे के बाद कोई परवेज खट्टक साहब ने या स्पीकर ने या खुद इमरान खान साहब ने आपसे कोई रब्ता किया है आपको मनाने की और या आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोई कोशिश की है? मुझे तो लगता है कि उन सबको बहुत खुशी हुई है, इसलिए मेरे साथ किसी ने कोशिश नहीं की। अच्छा, कोई रब्ता आपको कोई रब्ता किसी ने भी नहीं किया। और आपके उस लेटर का कोई जवाब आपने जिसमें इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, इमरान खान साहब ने कोई उस जवाब दिया है या परवेज खट्टक साहब? उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इस हवाले से हमने जनरल हामिद से पूछा कि वो ये मामला क्या इमरान खान साहब के नोटिस में लाए, तो उन्होंने बताया कि वो बार बार इमरान खान को बताते हैं। इमरान खान साहब तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते रहे और ज़ाहिर है इसकी बुनियाद पर अपनी तकारीर करते रहे अपना इदारा बचाने के लिए। और एहतसाब कमीशन अगर आप चाहते थे ज़ाहिर है कि वो सक्सेसफुल हो, आप काम ठीक कर रहे थे खान साहब की नज़र में, तो आपने कोई भरपूर कम्युनिकेशन की कोशिश की खान साहब को इल्म में लाके कि भाई इस इदारे को बचाएं? जी, मैंने बिल्कुल, जब ये चीफ मिनिस्टर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में ख़त लिखा तो उसकी कॉपी मैंने इमरान खान को भेजी। जवाब आया खान साहब का? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया। जनरल हामिद, जिनकी बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब तारीफ़ें करते थे, इस सब के बाद मुस्ताफ़ी हो गए और 2 साल हो गए उनका इस्तीफ़ा हुए हुए, और इल्ज़ामात की तहकीकात के बाद उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। 2 साल से ज़ायद हो गए। अब तक खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन के मुस्तकिल डीजी का तकर्रुर नहीं हो सका और कायम मकाम डीजी के जरिए काम चलाया जा रहा है। उस तमाम करप्शन के इल्ज़ामात का क्या हुआ वो भी नहीं पता। माजी की करप्शन कितनी पकड़ी गई वो भी नहीं सामने आया। हामिद खान के इस्तीफे के बाद भी एहतसाब कमीशन एक्ट में तरमीम की गई। और इसके अलावा आलम यह है कि गुज़िश्ता साल जून में पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीडो में करप्शन और नाअहली की शिकायत पर चेयरमैन शकील दुरानी समेत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 7 अरकान मुस्ताफ़ी हो गए। शकील दुरानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने तकर्री के 6 माह के दौरान इदारे के नाकारा ढांचे में बेहतरी लाने के लिए इस्लाह की कोशिश की, मगर वज़ीर तालीम और तवानाई मोहम्मद आतिफ और CEO पीडो अकबर अयूब ने मुकम्मल तौर पर अदम दिलचस्पी का इजहार किया। इसलिए 3 साल के अरसे में कोई एक भी पन बिजली मनसूबा मुकम्मल नहीं किया गया, बल्कि अवामी नेशनल पार्टी के दौर में शुरू होने वाले मनसूबे भी गैर फाल हैं और सूबा 5 करोड़ रुपए माहाना नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। ये सारे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। एहतसाब का खान साहब दावा करते हैं, ये कहते हैं कि हम एहतसाब करेंगे, दूसरों के खिलाफ भी एहतसाब करेंगे, लेकिन अपने सूबे में, क्योंकि खान साहब जब बात करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन है, बिल्कुल है, मगर वो हुकूमत में भी हैं। जब वो बात करते हैं तो हुकूमत में वो बात अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में जो डिलीवरी है उस पर सवालात उठ रहे हैं। अपने ही बनाए हुए एहतसाब कमीशन के सरबराह चले गए, 2 साल से नया सरबराह नहीं लगा, कार्रवाई नहीं हो रही। ज़ियाउल्लाह अफरीदी साबिक सूबाई वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने आवाज़ उठाई, अब आयशा गुल रही भी यही बात कह रही हैं। इसके अलावा दूसरे MPS की तरफ से भी की गई, DG एहतसाब भी चले गए, ये कहते हुए वाज़ेह सबूत भी हैं इन तमाम इल्ज़ामात के, क्योंकि आपके खिलाफ तो कार्रवाई हुई ना, अगर वाज़ेह सबूत हैं तो परवेज खट्टक के खिलाफ भी होती। वाज़ेह सबूत हैं। शाजिब भाई, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का बहुत 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 बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो मौक़िफ़, जो हकीकत और जो बातें मैंने की थी अल्लाह के फजल से आज वो साबित हो रही है। और मैं अफसोस है इस इमरान खान पे और ऐसे लीडरशिप पे कि वो
मतलब सिर्फ ज़ियोला ये नहीं कह रहा, वो उनके वज़रा आतिफ खान जो उनका चहीता है, शेराम खान जो उनका चहीता है, अब आज आयशा गुलाले, उनसे पहले MNA, उनके चहीते जनरल हामिद, सब ने कहा है कि भाई परवेज खटक के करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं और वो सूबे के करप्शन में सबसे बड़ा डाकू है। लेकिन इमरान खान उस पर खामोश है। तो अब समझ नहीं आ रही कि ये किस एहतसाब की बात कर रहे हैं इमरान खान, और ये क्यों चीफ मिनिस्टर की इतनी बहुत बड़ी करप्शन पे खामोश है। इवन मैं तो खैबर बैंक स्कैंडल में भी सबसे बड़ा एक्यूज परवेज खटक है, क्योंकि MD खैबर बैंक की मंजूरी और उनकी अपॉइंटमेंट परवेज खटक के दस्तखत से हुई थी। अगर वो मेरिट के खिलाफ भर्ती हुआ है तो फिर परवेज खटक उनका बहुत बड़ा मुलजिम है। चलो रफी साहब, मुझे बताएं ना, आप कह रहे हैं कि वाज़ेह सबूत थे तो फिर DG एहतसाब कार्रवाई करते। आपके पास, आप ये कह रहे हैं, जब आप ये इल्जाम लगाते हैं कि परवेज खटक की इन्वॉल्वमेंट के सबूत हैं, आप इमरान खान के नोटिस में लाए हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई? बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल में परवेज खटक जेल में वो तकरीबन कोई 1.5-2 साल से वो सड़ रहा होता, वो अभी जेल के सलाखों के पीछे होता, लेकिन एहतसाब है नहीं। जिस बंदे ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की है वो बंदा परवेज खटक का एज एजेंट एहतसाब कमीशन में काम कर रहा है, और उसकी तस्वीरें, उसकी एविडेंस मैंने पूरे मीडिया पे कोई तकरीबन 7-8 महीने पहले दिखाए थे, असेंबली में दिखाए थे। मेरे पास मोबाइल पे खान साहब के ऐसे टेक्स्ट मैसेज हैं जो मेरी गिरफ्तारी की फौरन बाद मैंने खान साहब से मैसेजिंग की है कि भाई फला फला बंदा आपको और आपके एहतसाब को डैमेज कर रहा है, लेकिन खान साहब ने बावजूद रिप्लाई के वो उस पर खामोश रहा, और सब एविडेंस मेरे पास मौजूद है। मैं किसी भी वक्त पूरे पाकिस्तान के मीडिया को और के जरिए खान साहब को चैलेंज कर दूं कि कोई भी आ जाए मेरे साथ बैठ जाए, इमरान खान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी लीडरशिप हो, कि माइनिंग के केस अगर परवेज खटक पे साबित ना हुए तो जो सजा वो किसी की वो मैं उनकी भी तैयार हूँ। मैं तो खैबर बैंक की स्कैंडल में भी परवेज खटक को एक्यूज ठहराता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि खबर बैंक का जो मेन एक्यूज है वो परवेज खटक है, और जितनी भी इलीगल एक्शन MD खबर बैंक कर रहा है वो परवेज खटक उनके साथ बराबर की शरीक है। मगर हाफिज साहब, जाहिर है ये अगर सब कुछ हो रहा है तो इमरान खान साहब पर ना कोई पर्सनल करप्शन का इल्ज़ाम है, ना उनकी इन्वॉल्वमेंट पर आप लोग कोई सवाल उठाते हैं, तो इमरान खान साहब क्यों ये मामला होने देंगे? वो कार्रवाई कर लेते अगर ये सब कुछ हो रहा होता और इसके वाज़ेह सबूत होते। आप कह रहे हैं आपके पास पैगामात भी आपने भेजे हैं, आपके पास भी सबूत हैं, DG एहतसाब कह रहे हैं हमने भी खत लिखा इमरान खान साहब को और उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो कार्रवाई हो जाती अगर सबूत बहुत ज्यादा वाज़ेह होते। देखिए जी, ये बात ये है कि ये पसंद और नापसंद की बात नहीं है। मेरी जो खान साहब के मौजूदगी में मेरी लड़ाई हुई थी वो खान साहब को भी पता है और पूरे पाकिस्तान को पता है। मेरे गिरफ्तारी की बात हमारे महकमे की सेक्रेटरी ने, मुझे पता भी नहीं था कि उसने ये बात मीडिया पे आप ही के चैनल पे ब्रेक की थी कि भाई मेरे सामने परवेज खटक की और ज़ियोला अफरीदी की लड़ाई हुई थी। तो मेरी गिरफ्तारी तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, और खान साहब परवेज खटक से ब्लैकमेल है, मजबूर हैं। ये ज़ियोला अफरीदी की बात नहीं है, ये पूरी MNAs की बात है, ये आतिफ खान और शेहराम की बात है, ये आयशा गुलाले की बात है, ये पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्करों की बात है। शायद खान साहब की क्यों ऐसी मजबूरी होगी जो कि परवेज खटक ने पकड़ी हो। जनरल हामिद जब कह रहा था आप ही के चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे, कि परवेज खटक माइनिंग में इन्वॉल्व है, बल्कि मैं तो आज ये आपके चैनल पे दोबारा एक बात ब्रेक कर रहा हूँ कि आप देख लोगे कि जो माइनिंग की ये सीमेंट इंडस्ट्रीज की वो है आजकल जो उन्होंने दिए हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम निकलने वाला है। और ये जो हमारे सूबे की चीफ मिनिस्टर अमीर हैदर होती ने एक चैनल पे कहा भी है कि इनकी जो QWP और उसकी जो ब्रेक हुई है इसके पीछे सीमेंट इंडस्ट्री का एक स्कैम है। तो ये जो है ना कि ये परवेज खटक बड़े टेक्निकल तरीके से करप्शन करता है। बहुत शुक्रिया हाफिज हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि करप्शन है। खान साहब को भी बताया इमरान खान साहब ब्लैकमेल होते हैं परवेज खटक से, MNAs MPs को मैनेज करते हैं।
हमारे साथ रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब मौजूद हैं जो इन मामलात को बहुत करीब से जानते हैं। क्या वाकई आयशा गुल अली को नून लीग इस्तेमाल कर गई? आयशा गुल अली कह रही थी ना मैं नून लीग जाऊंगी, उनसे पूछा गया आप तो कहती थी कि ये सारा टब्बर चोर है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मैं तो अभी भी ये समझती हूँ, ना मैं नून लीग ज्वाइन कर रही हूँ, और मैं इमरान खान साहब के हवाले से वो बात कर रही थी। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं कि ये नून लीग की एक चाल है, नून लीग आयशा गुल अली को इस्तेमाल कर गई, या वाकई कोई जाती मसाइल हैं जिसकी वजह से आई हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो चाहेगी कि वो किसी को भी इस्तेमाल करे और तहरीक इंसाफ को नाकाम बनाए, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है कि आयशा गुल अली उनके हाथ में खेल रही है। अमीर मुकाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सूबाई सदर हैं, उन्होंने फौरी तौर पर आयशा गुल अली से रब्ता भी कायम किया। वो चाहेंगे कि इनको अपनी जमात में शामिल करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल आयशा गुल अली जो है वो किसी और पार्टी में नहीं जाएगी, और वो कह रही है कि वो MNA की जो सीट है उससे भी इस्तीफ़ा नहीं देगी। लगता यह है कि आयशा गुल अली वज़ीर जो है उसको बहुत कोई सदमा पहुंचा है। मैं इसको जानता हूं, जब ये तालिब इल्म थी और उस वक्त अंग्रेज़ी में बड़ी पुरजोश तकरीरें किया करती थी, बाद में ये सहाफ़त में भी आई, कुछ अरसा ये सहाफ़ी भी रही है, और फिर ये पीपल्स पार्टी में रही, वहाँ से होते हुए तहरीक इंसाफ में आई है। इसकी उम्र कम है, लेकिन ये कौमी असम्बली की रुकन है। मेरे ख्याल में जो बात वो कर रही है उसको अहमियत मिलनी चाहिए। अगर कोई ज़ाती इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसके कोई सबूत हैं, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ये है कि मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसे मौके पर, क्योंकि अगर वो तहरीक इंसाफ में रहती तो शायद आइंदा भी उसको टिकट मिलता और वो कौमी असम्बली की फिर से रुकन मुंतखब होती, और अगर किसी और पार्टी में जाएगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसको टिकट मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हाथों में नहीं खेल रही, वो अपनी दिल की बात कर रही है। मगर अगर दिल की बात, ऐसी क्या बात हो गई है अचानक? क्योंकि वो कल मिली भी, और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो इस वक्त सूरज चढ़ता नजर आता है। नून लीग के तो अभी जो सरबराह हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो वो एक बात समझ में आती है कि ऐसे वक्त में नून लीग के हाथों क्यों इस्तेमाल होती, मगर ऐसे वक्त में फिर क्यों अचानक आकर बात की गई है? आपके पास इंफॉर्मेशन है कि अचानक क्या कोई टिकट का मामला था जिसको वो डिनाई कर रही है कि इलेक्शन में तो 10 महीने बाकी हैं, जो कि PTI की तरफ से इल्जाम लगाया गया? देखिए, आयशा गुल अली जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन लेती है। वो तहरीक इंसाफ में थी तो बहुत ही लड़ झगड़ कर उसकी हिमायत करती थी, और हमने देखा उसको तकारीर करते हुए और टॉक शोज़ में भी। और अभी उसने एक और एक्सट्रीम पोजीशन ली है। ये देखें, ये लगता ये है कि ये लावा पक रहा था और उसके दिल में कोई बात थी, या उसके कुछ मुतालबात थे, उसकी कुछ ख्वाहिशात थी, ये भी मुमकिन है। और मेरे ख्याल में ये जो बात कर रही है ज़ाती किस्म के, कि इसको टेक्स्ट मैसेज आए हैं, मेरे पास सबूत है, मैं ये जो है अगर इंक्वायरी होती है PTA के पास सबूत होंगे, ये जो बात है इसके पास ये सिर्फ एक वाहिद उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसके पास ये कुछ शवाहिद हैं। तो वो टेक्स्ट मैसेजेस को बाहर आना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ये है कि परवेज़ खटक से भी जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं उनको बड़ी शिकायतें हैं, क्योंकि वो अपोजिशन में हैं, मरकज़ में, उनके पास कोई फ़ंड नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। वो परवेज़ खटक से फ़ंड मांगते हैं, परवेज़ खटक उनको ओबलाइज नहीं करते। वो MPAs को, चाहे अपनी पार्टी के हैं चाहे दूसरी पार्टियों के हैं, उनको वो ओबलाइज करते हैं, उनको फ़ंड देते हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी नाराज़गी है। परवेज़ खटक जो हैं वो एक रिवायती सियासतदान है, वो जो हैं कई सियासी पार्टियों में रहे हैं और वो जोड़ तोड़ के भी माहिर हैं। मतलब ये तो फिर एक रिवायती अगर सियासतदान है, जोड़ तोड़ अच्छा करते हैं, तो ये तो फिर लोगों के जाती मसले हो गए ना उनके साथ। ये फिर जो इल्जामात हैं कि जी ये करप्शन करते हैं और माइनिंग में हैं, क्या उनमें फिर वजन नहीं है? ये तो जाती मसले हो गए कि जी आप फंड नहीं दे रहे तो आपने उठा के एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा दिया। देखें, अभी यह है कि परवेज़ खटक के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने संगीन इल्जामात लगाए हैं, लेकिन मसला ये है कि एहतसाब कमीशन जो इमरान खान ने बनाया था वो तो बिल्कुल यहाँ पैरालाइज हो गया है, वो तो कोई काम नहीं कर रहा। 2 साल से उसका DG नहीं है। लेकिन देखें, यहाँ पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो काम कर रहा है, वो एक इदारा है, NAB मौजूद है, उसने कई लोगों को पकड़ा है। तो मेरा ख्याल ये था कि अगर वाकई इतने बड़े इल्ज़ामात हैं माइनिंग के या बाकी, तो NAB को कार्रवाई करनी चाहिए थी परवेज़ खटक के ख़िलाफ़।
नैब ने काफ़ी लोगों को पकड़ा है, अभी भी उनकी तहकीक। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि अगर अपना एहतसाब कमीशन जो तहरीक इंसाफ ने बनाया है वो कार्रवाई नहीं करता तो नैब ने क्यों कार्रवाई नहीं की है। रहीमुल्लाह यूसुफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर है ये इल्ज़ामात हैं। 5 साल पहले शेरी मज़ारी साहिबा हों, वो भी खुद भी इस बात की शिकायत कर चुकी हैं कि जो बेहुदा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर जो मामलात होते हैं, उनकी बेटी के हवाले से भी जो बातें हुई हैं, आज वो बहरहाल इस बात का दिफा कर रही थी। तहकीकात बहरहाल होनी चाहिए, अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो आयशा गुल अली के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर अगर पार्टी में उन्हें हैरेस किया गया है तो इसका भी इल्ज़ाम तहकीक होनी चाहिए कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है। ख़वातीन को आगे बढ़ना है, सियासत में मज़ीद अहम किरदार अदा करना है, उनको डिस्करेज किया जाए, हैरेस किया जाए, ये बात काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बात करते हैं। जमहूरी अंदाज में इक़्तिदार की मुंतकली का अमल मुकम्मल हो गया। नून लीग के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद आज कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास हुआ। नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे, मगर नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ऐवान से 221 वोट लेकर यह मुकाबला जीत गए। अहम बात यह है कि मुत्तहिदा क़ायदा कौमी मूवमेंट के वोट जीतने में भी कामयाब हुए। यकीन दहानिया कराई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कि कराची के मामलात पर नजरसानी करेंगे। वादे लिए MQM ने। अब देखते हैं कि कराची के मामलात में कितनी बेहतरी आती है। फारूक सत्तार साहब तो कह रहे थे जब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि सिंध हुकूमत को कोई परवाह नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, करप्शन हो रही है। देखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी क्या अलग करेंगे। अपोजिशन अपना मुत्तफ़िका उम्मीदवार नहीं ला सकी। शेख रशीद साहब अलग खड़े थे, उन्हें 33 वोट मिले। दूसरे नंबर पर नवीद कमर साहब आए, पीपल्स पार्टी से 47 वोट लिए, और उसके बाद जमात इस्लामी के साथ तारिकुल्लाह ने 4 वोट हासिल किए। और आज जब पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे मुंतखब होने के बाद, तो अपना प्लान दिया, पॉलिसी स्टेटमेंट दिया। वो क्या कह रहे थे? टैक्स देना कानूनी जिम्मेवारी है। आप टैक्स नहीं देंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जो लोग टैक्स नहीं देते, अपने लाइफस्टाइल को जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनको टैक्स देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी, हमने इसको मजबूत करना है। लोड शेडिंग नवंबर 1 के बाद इंशाल्लाह नहीं होगी, सिर्फ उन जगहों पे होगी जहां लोग बिल अदा नहीं करते। हेल्थ में हुकूमत ने काम किया, हेल्थ कार्ड का निजाम इम्प्लीमेंट किया, इसको मजीद बढ़ाया जाएगा। हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बहुत बेहतर बनाने की जरूरत है। वफाकी हुकूमत तमाम असले के लाइसेंस कैंसिल करके वापस लेगी और लोगों को पैसे देगी। ऑटोमेटिक असला वफाक जारी नहीं करेगा। ये आम बात थी, और आम बात यह भी थी कि आज इमरान खान साहब खुद अपनी ही पार्टी के नामजद करदा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को वोट देने के लिए पार्लियामेंट नहीं आए। ऐवान में शाहिद खाकान अब्बासी के मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के नाकाम उम्मीदवार नवीद कमर ने भी नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन की हिमायत का यकीन दिलाते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो अगले 1.5 माह नहीं 10 माह वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। और ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या वाकई नवाज शरीफ के बाद शाहिद खाकान अब्बासी सिर्फ इंटरिम तौर पर आए हैं, या शहबाज शरीफ नहीं आएंगे और ये अगले 10 माह वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। क्योंकि बार बार बात हो रही है कि शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि वो अभी छोड़ें पंजाब को, और पंजाब पर फोकस करना चाहते हैं अगले इलेक्शन तक। साथ में शाहिद खाकान अब्बासी पार्लियामेंट के हवाले से कैसे दर्शक सियासत एक गाली बन चुकी है, इसलिए आज इस ऐवान का सबसे बड़ा काम यह है कि अपनी इस ऐवान के तकद्दुस को, अपनी इज्जत को बहाल करें। मुल्क ने अगर चलना है, ये आईन है, इस मुल्क का आईन, इसके मुताबिक मुल्क ने चलना है। हम सब, ऑपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, फौज हो, इंटेलिजेंस के इदारे हो, जुडिशरी हो, कारोबारी हजरात हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये सब एक कश्ती में सवार हैं। कश्ती में छेद होगा, सब डूब जाएंगे। इस बात को याद रखें। पार्लियामेंट की अहमियत पर बात कर रहे थे, कश्ती में छेद होगा, सब डूबेंगे, ये बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर साहब ने भी इस बात के हवाले से, पार्लियामेंट की अहमियत के हवाले से बात की। वो क्या कह रहे थे? इंडिविजुअल्स आते हैं, इंडिविजुअल्स चले जाते हैं, इंडिविजुअल्स डोंट मैटर। कल नवाज शरीफ साहब यहां बैठे थे, आज शाहिद खाकान यहां बैठे हुए हैं। यहां बात हुई
असेंबली को और पार्लियामेंट को मजबूत करने की। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट को मेरी एडवाइस ये होगी that the onus is on you. This seat has not been occupied very frequently in recent years. आप मजबूत तब करेंगे जब आप खुद इस सीट पे बैठते रहेंगे। पार्लियामेंट को आप हर पॉलिसी का मंबा बनाएंगे। If this house is strong, you will be strong. पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ की बात हुई। अब उम्मीद करते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी का रवैया पार्लियामेंट के साथ मियां नवाज शरीफ साहब वाला रवैया नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ साहब को पार्लियामेंट सिर्फ उस वक्त याद आती थी जब वो मुसीबत में होते थे, धरने में याद आई, बजट के इजलास में आ जाते थे। इसके अलावा पार्लियामेंट का ख्याल मियां नवाज शरीफ साहब को आता नहीं था। तो जब पार्लियामेंट को मजबूत करने की अगर बात कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी इस हवाले से किरदार भी अदा करेंगे, वरना नवाज शरीफ साहब हो या इमरान खान हो, खान साहब भी पार्लियामेंट आते नहीं, अहमियत नहीं देते। धरने में बयानात भी पार्लियामेंट के हवाले से उनके कुछ अच्छे नहीं थे, मुस्ताफ़ी भी हो गए थे। साथ में आज खुद अपने ही नामजद करदा उम्मीदवार शेख रशीद को वोट देने भी इमरान खान साहब नहीं आए थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। कुछ दिनों पहले इमरान खान के एक इंटरव्यू का क्लिप तनाज़ा खड़ा हुआ। अदालत से इस बयान का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया जो उन्होंने दिया अपने क्लिप में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी है। इमरान खान ने 28 जुलाई को टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि 1 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उन्हें कहा कि लॉकडाउन ना करें, रिक्वेस्ट की, बल्कि हमारे पास आएँ। इमरान खान के इस बयान के बाद नून लीग की तरफ से एतराज़ उठाया गया कि इमरान खान के इस बयान की वजाहत ज़रूरी है, अदालत नोटिस ले। उस बयान में बहरहाल इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि 1 नवंबर को बेंच बैठा था, बेंच में ये बात हुई, मगर बहरहाल मुतालबा किया गया, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ गई। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक 1 नवंबर की समाअत के अख्तिताम पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क दिए थे कि अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रही है, लिहाजा दोनों फरीकैन को मशवरा है कि वो सब्र का मुजाहरा करें और इस्लामाबाद लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करें। एलामिया में मजीद कहा गया कि मुल्क के तमाम बड़े टीवी चैनल्स और अखबारात ने ये रिमार्क्स रिपोर्ट किए और अदालती कार्रवाई में ये रिमार्क्स रिकॉर्ड पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अपने वजाहती बयान में कहा कि जस्टिस आसिफ खोसा इमरान खान से जिंदगी में कभी अलहदगी में नहीं मिले और ना ही उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से कोई जान पहचान है। जबकि इंटरव्यू में आसिफ सईद खोसा के 1 नवंबर के रिमार्क्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मनगढ़ंत और बदनीयती पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान से इनफरादी तौर पर राब्ता किया गया, बल्कि अदालत ने मजमूई तौर पर बात की। इस वजाहत के बाद ये तनाज़ा खत्म हो गया, मगर कुछ मुतनाज़े बयानात अब भी ऐसे हैं जिन पर जवाब आना है, जिनकी तहकीकात का मुतालबा हो रहा है कि जब आप अदालत पर और अदालत के जजेस पर तनकीद करें, सिर्फ उसी वक्त नोटिस हो या फिर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाएं जिसमें अदालती जजेस से इस राब्ते की निशानदेही की जा रही हो कि उन्हें पैसे ऑफर किए गए और उन्होंने नहीं लिए, तो उस पर भी तहकीकात हो। अपोजिशन की जानिब से बार बार इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत ने जजेस को खरीदने की कोशिश की, उन पर दबाव डाला गया। इसी तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी दावा किया कि उन्हें अरबों रुपए की पेशकश की गई, तो जजेस को भी की गई होगी। वो क्या कहते हैं? मैं 5 जजेस का भी शुक्रिया अदा करता हूं और जो जेआईटी के मेंबर्स थे, मैं जेआईटी के मेंबर्स, मैं आज आपको मैं सलूट करता हूं। इनको कितना पैसा इस माफिया ने दिया होगा, ऑफर्स दी होंगी। अगर मेरे जैसे आदमी को ये पैसा दे सकते हैं या ऑफर दे सकते हैं अरबों रुपए की, तो उनके ऊपर कितना इन्होंने प्रेशर डाला होगा। मगर अरबों रुपए की पेशकश हुई, क्या तहकीकात हुई? खान साहब ने उस शख्स का नाम भी नहीं बताया जो उनके पास तहकीकात का कह के आया था, और फिर अज्यूम करना कि जजेस को भी पेशकश की गई होगी। इसके अलावा इल्ज़ामात बार बार लगाए गए। इन इल्ज़ामात की जद में सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि आला अदालत के जज साहिबान भी आ रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से इमरान खान नहीं बल्कि शेख रशीद ने भी कहा और वाज़े तौर पर कहा। खान साहब असम्पशन कर रहे थे, शेख रशीद साहब ने वाज़े कहा कि जजेस को खरीदने की कोशिश की। अरबों रुपया की नवाज शरीफ साहब ने पेशकश की, जजों ने 5 अजीम जज, इन्होंने थूका भी नहीं। सारे जजों को और जेआईटी के 6 मेंबरों को रावलपिंडी की तरफ से सलाम है, पाकिस्तान की तरफ से सलाम है। अब ये एक ऐसा इल्ज़ाम है कि जिसको पेशकश की गई, पेशकश के लिए राब्ता किया होगा, राब्ता किसने किया होगा, किसमें इतनी हिम्मत थी कि जजेस को अप्रोच करता, उन्हें पैसे ऑफर करता, ये बात दबी हुई कैसे है? नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सवाल उठाया। शेख रशीद साहब ने कहा जी कि अरबों रुपए की रिश्वत दी गई है, ना पेशकश की गई है, सॉरी, जज साहिबान को, और उन्होंने थूका नहीं। किसी ने पूछा शेख रशीद को बुला के, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो,
ये अरबों रुपए की पेशकश किस तारीख को, किस जगह पे, किसने, किस ऑनरेबल जज को की थी, और तुम्हें किसने बताई ये बात? कोई पूछने वाला नहीं है, जो मुंह में आता बोल देते हैं। और जो इमरान खान साहब ने किया, हद कर दिया उन्होंने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में खुल के कहा है, एक सीनियर तरीन ऑनरेबल जज का नाम लेके, कि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, यानी जज साहब ने रिक्वेस्ट की। आप कौन साहब हैं जिन्हें उन्हें रिक्वेस्ट करनी थी? जज साहब ने रिक्वेस्ट की, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने लॉकडाउन को छोड़ा और मैं अदालत में चला गया, आप हमारे पास आए। सुनिए आपने या नहीं सुनी? इस संगीन तरीन इंकशाफ पे अगर झूठ है तो इमरान खान का जवाब तलबी उनकी बनती है या नहीं बनती? बनती है। जो दूसरा इल्ज़ाम है इमरान खान साहब के क्लिप के हवाले से, उसका जवाब आज वाज़े तौर पर अदालत की तरफ से आ गया और वाज़े लगता है कि मामला ख़त्म हो गया। मगर जो दूसरी बात है कि ये कहना कि जजेस को पैसे ऑफर हुए थे, क्या ये भी अदालत की तौहीन नहीं है कि किसी ने कैसे हिम्मत कर ली? और जाहिर है अदालत की तरफ से तो इस बात का भी नोटिस लिया गया कि किसी जर्नलिस्ट ने किसी स्टोरी की कंफर्मेशन के लिए कैसे हिम्मत हो गई जज से बात करने के लिए। तो ये इल्ज़ाम लगा देना कि किसी की कैसे हिम्मत हो गई कि जजेस को पैसे ऑफर किया जाए, क्या इसकी तहकीकात होगी या नहीं होगी, और अगर हुकूमत ने किए हैं तो हुकूमत को इसकी सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इल्ज़ाम गलत लगा है तो फिर इस बात की पूछगछ होगी नहीं होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक और अहम बात हुई पीटीआई फंडिंग केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बहुत अहम रिमार्क सामने, उससे बात करेंगे इसके बाद। सुप्रीम कोर्ट में आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत जारी रही। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने तहरीक इंसाफ के जवाब पर अपने दलाइल दिए और अदालत के अहम रिमार्क सामने आए। अकरम शेख ने अदालत को बताया कि तहरीक इंसाफ की फंडिंग मशकूक है, फंडिंग के जराए में शफाफियत नहीं, चंद नामों को बार बार लिखा गया है, 195 कंपनियों से फंड लिए गए, तहरीक इंसाफ का ज्यादातर फंड ममनुआ जराए से है, जबकि इमरान खान ने कहा था कि ममनुआ जराए से कोई फंड नहीं लिए। अकरम शेख के दलाइल पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क दिए कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट और अवामी नुमाइंदगी एक्ट में गलत सर्टिफिकेट पर नाअहली की सजा का जिक्र नहीं, कानून में गलती और उसके नताइज दोनों दर्ज होते हैं। कानून में ममनुआ फंडिंग जब्त किए जाने का जिक्र है, कानून में कहां लिखा है कि उसकी सजा नाअहली है? यानी अदालत ने आज वाजे किया कि जाली सर्टिफिकेट पर सजा नाअहली नहीं, फंड जब्त किए जा सकते हैं। ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं। इन रिमार्क्स के बाद अकरम शेख और चीफ जस्टिस के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। अकरम शेख ने चीफ जस्टिस से कहा कि आपकी ऑब्जर्वेशंस हेडलाइंस बना देंगी, मेरी बात सुने बगैर ऑब्जर्वेशन देंगे तो मनफी तासुर जाएगा। इमरान खान समझते हैं कि अपनी शख्सियत से वो एस्टैब्लिशमेंट समेत सबको मरूब कर लेंगे। अकरम शेख के दलाइल पर जस्टिस अता बंदियाल ने कहा कि ये बात करके आप हेडलाइन बनवाना चाहते हैं, एजेंट का काम सिर्फ फंड्स इकट्ठा करना होता है। अपने जवाब में अकरम शेख ने कहा कि आपकी ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप मेरी दरख्वास्त सुने बगैर एक नतीजे पर पहुंच गए। अदालत के सामने दलाइल देते हुए अकरम शेख ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल बनाया और वो एस्टैब्लिशमेंट समेत सबको मुतासिर कर लेते हैं। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि लगता है आप अदालत से नहीं मीडिया से मुखातिब हैं, आपका मकसद सिर्फ हेडलाइंस लगवाना है। जिस पर अकरम शेख ने कहा कि मुझे ये भी इल्म नहीं कि मीडिया अदालत में मौजूद है। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने अदालत को बताया कि ममनुआ फंडिंग ना लेने का गलत सर्टिफिकेट देना भी नाअहली का सबब बनता है। असासे छुपाने का मामला अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत आता है, जबकि अदालत हुकूमत को तहकीकात का हुक्म दे सकती है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले तो इमरान खान का सर्टिफिकेट गलत साबित करना होगा। जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क दिए कि कार्रवाई करनी है या नहीं यह मुंतखब हुकूमत का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत को अदालती हिदायत की जरूरत नहीं, हुकूमत अज खुद क्यों नहीं गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात करती। ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं। अदालत ने आज वाजे कर दिया कि अगर हुकूमत को शिकायत है तो अदालत के हुक्म का इंतजार ना करे, खुद तहकीकात करे। अगर दस्तावेज गलत साबित होती है तो भी फंड जब्त हो सकते हैं। तो इस मामले में नून लीग के सद तक कामयाब होती है। जो उनका दावा है इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कराने में, आज की ऑब्जर्वेशंस वो उस मामले पर आपने सुने हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।